दोस्तों, आज हम विश्व के भूगोल के बारे में बात कर रहे हैं। विश्व के भूगोल को पढ़ने के लिए मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपके सामने मैप होना चाहिए, क्योंकि मैप को जब आप सामने रख कर के पढ़ेंगे तो आपको कई सारी चीज़ स्पष्ट होगी। कहाँ पर क्या लोकेशन है, कौन सा महासागर कहाँ है, कौन से महाद्वीप में कौन से देश है, कौन से पर्वत श्रेणी की कहाँ अवस्थिति है। ये सब चीज़ें जो है आपको मैप को सामने रख कर पढ़ने से ही स्पष्ट होगी। ठीक है। पहला प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित में से भारत की भौगोलिक संरचनाओं के निर्माण का सही क्रम क्या है। ठीक है, मतलब पहले कौन सी बनी और बाद में कौन सी बनी। तो आपको तीन चीज़ें दी गई, एक प्रायद्वीपीय भारत है, एक हिमालय है और एक उत्तर भारत का मैदान है। तो प्रायद्वीपीय भारत का जो निर्माण है वह प्राचीन कालीन गोंडवाना लैंड से हुआ है। जब पेंजिया और पेंथालेसा का विभाजन हुआ, जब स्थलखंड या महाद्वीप दूर दूर जाने लगे, तो उत्तरी क्षेत्र में जो आया वह गोंडवाना लैंड कहलाया, और जो दक्षिणी क्षेत्र की तरफ चल गया वह अंगारा लैंड कहलाया। ठीक है, तो जो उत्तर उत्तर के क्षेत्र है यह गोंडवाना लैंड के हिस्से हैं, और दक्षिणी क्षेत्र के जो हिस्से हैं यह अंगारा लैंड के हिस्से हैं। ठीक है, तो प्रायद्वीपीय भारत का निर्माण सबसे पहले गोंडवाना लैंड से हुआ। इसके बाद हिमालय की उत्पत्ति तैथिस सागर से हुई। तैथिस सागर का जो निर्माण हुआ वह इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट के आपस में टकराने से, वलन पड़ने से हुआ। ठीक है, इधर से यूरेशियन प्लेट और इधर से इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट के संकुचन की वजह से हिमालय का निर्माण हुआ, और हिमालय से बहने वाली नदियाँ, हिमालय से निकलने वाली नदियों के निक्षेपण से उत्तर भारत के मैदान का निर्माण हुआ। तो ए में जो आपको दिख रहा है ये सही क्रम है, प्रायद्वीपीय भारत, हिमालय और उत्तर भारत का मैदान। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी भूकंपीय तरंगे केवल भूपर्पटी तक ही सीमित रहती है। ठीक है, तो भूपर्पटी तक ही सीमित रहती है, इसका मतलब है कि यह निचले क्षेत्र पर, मतलब मेंटल और कोर की तरफ यह नहीं चलती, केवल यह क्रस्ट पर ही रहती है, ऊपर ऊपरी परत पर ही रहती है। तो ऐसी तरंगे एल तरंगे होती है। ठीक है, पी तरंगे जो होती है यह सभी माध्यमों में गमन कर सकती है, ठोस, द्रव और गैस तीनों माध्यमों में यह तरंग संचरण कर सकती है। और एस तरंग जो होती है वह केवल गैसीय, और एस तरंग जो होती है केवल ठोस में ही तरंग गति कर सकती है। ठीक है, पृथ्वी का क्रोड निम्नलिखित में से किससे निर्मित है। ठीक है, तो आपको पहले भी बताया था। इस तरह से अगर हम पृथ्वी की अंतरिक्ष संरचना को देखें तो सबसे ऊपर सियाल, बीच में सीमा और नीचे नीफे। तो क्रस्ट, मेंटल और ये कोर, ये सियाल से निर्मित है, मतलब सिलिका एल्यूमिनियम से निर्मित है। बीच वाला भाग जो है वह सीमा से निर्मित है, और जो क्रोड है यह नीफे से निर्मित है, मतलब निकील और आयरन से निर्मित है। ठीक है, तो तीन का उत्तर ए सही होगा। अपशिष्ट पर्वतों का कम ऊंचाई का मूल कारण क्या है। तो अपशिष्ट पर्वत की कम ऊंचाई का जो मूल कारण होता है वह अपक्षयण और अपर्दन होता है, क्योंकि जो अपशिष्ट पर्वत होते हैं वह कहीं ना कहीं किसी मूल पर्वत के अपक्षयण और अपर्दन से, मतलब ये वाला क्षेत्र उसका कट फट जाता है, जिससे उनकी ऊंचाई कम हो जाती है। ठीक है, तो ये तो एक स्वाभाविक सा क्वेश्चन था। अब आगे अगर हम प्रश्न संख्या 5 की बात करें तो ज्वालामुखी उद्गार के कारणों में क्या शामिल है। ठीक है, तो ज्वालामुखी उद्गार में क्या क्या शामिल होता है। भूगर्भ में अत्यधिक ताप का होना, सही बात है, क्योंकि भूगर्भ में जो ताप होता है वो सबसे पहले ज्वालामुखी के बनने के लिए, मैग्मा के निर्माण के लिए जो है उत्तरदायी होता है। कमज़ोर भूपर्पटी होना, ये भी सही है, क्योंकि अगर कम भूपर्पटी मजबूत होगी तो वहाँ पर ज्वालामुखी उद्गार नहीं हो सकता। भूगर्भ गैसों में गैसों की उत्पत्ति, भूगर्भ में गैसों की उत्पत्ति और भूकंप, ये भी ज्वालामुखी उद्गार के लिए जो है उत्तरदायी कारण होता है। तो ये सभी ऑप्शन आपके यहाँ पर ज्वालामुखी उद्गार के लिए सही हो जाएंगे। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी भू आकृति पवन के निक्षेप के कार्य में शामिल नहीं है। ठीक है, तो पवन के निक्षेप के कार्य में शामिल कौन सी आकृति नहीं होती है। तो जो यार्डंग है ये पवन के निक्षेपण से नहीं बल्कि यह पवन के अपर्दन से निर्मित होती है। ठीक है, बाकी बरखान, लोयस, बालूका स्तूप ये सब निक्षेपण के उदाहरण हैं। ठीक है, और यारडांग जो होती है यह अपर्दन का परिणाम होती है। ठीक है, प्रश्न संख्या 7,
वायुमंडल की प्रथम परत के बारे में सत्य कथन का चयन कीजिए। ठीक है, तो वायुमंडल की जो प्रथम परत होती है वह क्षोभ मंडल के रूप में जानी जाती है। बात सही है, सबसे पहले क्षोभ मंडल होता है। इसी परत में वर्षा के बादल निर्मित होते हैं। ये भी सही है कि निचले क्षेत्र में ही वर्षा के बादल भी निर्मित होते हैं। इसकी अधिकतम सीमा जो है 18 किलोमीटर है। ये बात अगर हम देखें तो आंशिक रूप से सही है, क्योंकि जो 18 किलोमीटर का क्षेत्र है वह आदर्श रूप में माना जाता है, लेकिन ये कम ज़्यादा भी हो सकता है। ऋतु परिवर्तन या जलवायु परिवर्तन के आधार पर यह इसकी सीमा में थोड़ा बहुत परिवर्तन हो सकता है। तो ये भी हम सही मान के चल रहे होंगे। ठीक है, यही परत रेडियो तरंगों को परावर्तित करती है। तो ये गलत है, क्योंकि रेडियो तरंगों को आयन मंडल परावर्तित करता है, न कि क्षोभ मंडल। तो इसके 1, 2, 3 कूट सही हो जाएगा। विश्व में सूर्य ताप से सर्वाधिक ऊर्जा कहाँ प्राप्त होती है? तो सूर्य के ताप से जो सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है वह रेगिस्तान में होती है। ठीक है, तो रेगिस्तान में सूर्य तप से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त होती है। अब प्रश्न क्रमांक 9, दक्षिणी गोलार्ध में पवनें वामाव्रत बल्कि उत्तरी गोलार्ध में पवनें दक्षिणावर्त होती है। ठीक है, दूसरा है उत्तरी गोलार्ध दक्षिणी गोलार्ध में पवनों की दिशाओं को कोरियोलिस बल प्रभावित करता है। ठीक है, तो दक्षिणी गोलार्ध में अगर हम कहें तो पवनें जो है वह वामाव्रत होती है और उत्तरी गोलार्ध में दक्षिणावर्त होती है। तो जब हम इस तरह के गोलार्ध को अगर हम देखें, ये विषुवत रेखा है, ये उत्तरी गोलार्ध है, नीचे दक्षिणी गोलार्ध। तो उत्तरी गोलार्ध में जो पवनें होती है वह कहीं ना कहीं वामाव्रत मतलब एंटी क्लॉकवाइज चलती है, और जो दक्षिणी गोलार्ध में पवनें चलती है वो क्लॉकवाइज चलती है, मतलब दक्षिणावर्त चलती है। ठीक है, तो कथन 1 तो सही हो जाएगा। उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में पवनों की दिशा को कोरियोलिस बल प्रभावित करता है। तो सही बात है, भारत में मानसून की उत्पत्ति का कारण भी है, क्योंकि यहाँ से जब पवनें ऊपर की तरफ उठती है तो कोरियोलिस बल इसको प्रभावित करता है। ठीक है, तो ये बात आपका कथन 1 और 2 दोनों सही है, लेकिन क्या इसका कारण भी है? तो ये कथन गलत है कि कारण नहीं है, तो स्पष्टीकरण नहीं होगा, बी इसका सही हो जाएगा। तूफानी चालीसा है गरजती चालीसा के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो गरजती चालीसा के संबंध में सत्य कथन जो है वह क्या है, आपको यह बताना है। ठीक है, तो मेघाच्छादन, आकाश वर्षा, खराब मौसम इसके सामान्य तौर पर संबंधित होते हैं। तो सही बात है, क्योंकि यहाँ पर बादल भी छा जाते हैं, वर्षा भी होती है और ख़राब मौसम हो जाता है तूफानी चालीसा में। ठीक है, सामान्यतः यह दक्षिणी गोलार्ध में बहने वाली होती है। ठीक है, तो इसकी दिशा सामान्य तौर पर दक्षिणी गोलार्ध में उत्तर पश्चिम से पूर्व की ओर होती है। तो ये बात भी सही है। ये उत्तरी एवं दक्षिणी गोलार्ध में निर्बाध बहती है। तो गलत है, क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में नहीं बहती बल्कि दक्षिणी गोलार्ध में बहती है। ये बड़ी शक्ति और स्थिरता से बहती है, ये भी सही है। तो 1, 2 और 4 इसका सही हो जाएगा, ए इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 11, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो कौन सा युग्म आपको सही सुमेलित इसमें नहीं दिख रहा है? नॉर्वेस्टर भारत, उर्गा रूस, चिनुक केन्या और यामू जापान। तो इसमें चिनुक जो है यह रॉकी पर्वत के पूर्वी ढाल पर चलने वाली गर्म पवनें है। तो चिनुक जो है वह केन्या गलत होगा, चिनुक जो है अमेरिका होगा इसका सही उत्तर। ठीक है, या उत्तरी गोलार्ध या उत्तरी अमेरिका इसका सही होगा। वेगनर के सिद्धांत के अनुसार निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो वेगनर के सिद्धांत के अनुसार विशाल खंड स्थलखंड को पेंजिया कहा। पेंजिया विशाल जलराशि पेंथालिसा से घिरा था और पेंजिया के विभाजन से टेथिस सागर का निर्माण हुआ। तो ये तीनों बातें सही है। ठीक है, वेगनर ने जो स्थलखंड की उत्पत्ति के सिद्धांत दिए उसमें उन्होंने ये बात कही कि आरंभिक तौर पर एक विशाल जलराशि थी जिसको पेंथालिसा कहा जाता था। ठीक है, पेंथालिसा से धीरे धीरे फिर अलग होते हुए स्थलखंड पेंजिया के रूप में विकसित हुए। ठीक है, तो ये स्थलखंड पेंजिया हो गए और पेंजिया के विभाजन से ही फिर टेथिस सागर बना और टेथिस सागर से ही हिमालय की उत्पत्ति भी हुई। ठीक है, पहले प्रश्न में बता चुका हूँ कि ऊपरी क्षेत्र गोंडवाना लैंड और निचला क्षेत्र अंगारा लैंड। ठीक है,
सारगेसो सागर कहाँ स्थित है? तो सारगेसो सागर के बारे में कई बार प्रश्न पूछता है। उत्तरी अटलांटिक महासागर में है। मैप पर आप जब देखेंगे तो इसको आप उत्तरी अटलांटिक महासागर में देख सकेंगे। ठीक है। ज्वालामुखी पर्वत और स्थान के बारे में आपको बताना है, जोड़ी मिलाना है। तो माउंट किनाबालू जो है यह मलेशिया में है। ठीक है। अल बुर्ज ईरान में है, नाम से स्पष्ट है। एकांकागुआ अर्जेंटीना, अ से एकांकागुआ और अ से अर्जेंटीना। किलीमंजारो जो है यह तंजानिया में है। तो इसका सही उत्तर होगा 2 4 1 3, जो आपको डी में दिख रहा है। प्रश्न संख्या 15। हाल ही में चंद्रमा, शुक्र, शनि एक सीध में दिखाई दिए, किस खगोलीय घटना को कहते हैं? तो जब एक सीध में कोई 3 जो ग्रह दिखाई देते हैं उसको युति की स्थिति कहते हैं। ठीक है। चंद्रमा, शुक्र और शनि जो है वह एक सीध में दिखाई दिए, इसको युति की स्थिति कहा जाता है। ठीक है। सिजगी, सिजगी भी एक प्रकार से टर्म्स आपको याद रखना है। सिजगी में पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य एक सीध में होते हैं। ठीक है, उसको सिजगी कहा जाता है। जिलैंडिया क्या है? तो जिलैंडिया विश्व का 8वां महाद्वीप है। किस वैज्ञानिक ने पहली बार कहा था कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है और पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र नहीं है? तो यह कोपरनिकस ने कहा था। इसका बी उत्तर 17 का सही होगा। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध है, सबसे बड़ा ग्रह शुक्र है। अच्छा, कूट बताना है कि जोड़ी मिलाना है आपको यहाँ पर। ठीक है। तो सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह, सबसे बड़ा ग्रह, सौरमंडल में दूसरे ग्रह स्थान पर स्थित ग्रह और सूर्य से दूरस्थ ग्रह, 4 चीज़ें हैं। ठीक है। तो ऑप्शन 1 में सबसे छोटा ग्रह बुध सही सुमेलित है। सबसे बड़ा ग्रह के बारे में अगर हम कहें तो यह बृहस्पति, तो 2 होगा। और सौरमंडल में सूर्य से सबसे दूसरे स्थान पर स्थित ग्रह, तो दूसरे स्थान पर शुक्र, बुध के बाद शुक्र आता है। और दूरस्थ ग्रह वरुण है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 1 3 2 4। ठीक है, 1 3 2 4 इसका सही क्रम हो जाएगा। प्रश्न संख्या 19। सभी कृत्रिम उपग्रह हमेशा पृथ्वी से पूर्वी दिशा में छोड़े जाते हैं और पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है, इसलिए उपग्रह को पलायन वेग मिल जाता है। तो इसमें कौन सी बात सही है और कौन सी गलत है? तो कृत्रिम उपग्रह जो होते हैं हमेशा पृथ्वी से पश्चिमी दिशा में ही छोड़े जाते हैं, न कि पूर्वी दिशा में छोड़े जाते हैं। तो ये तो गलत हो गया। फिर पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है, ये बात सही है। तो ए गलत और आर सही है। निम्नलिखित में से कौन सी रेखा ग्लोब पर टेढ़ी मेढ़ी खींची गई है? ठीक है। तो टेढ़ी मेढ़ी जो रेखा खींची गई है वह अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा है। बाकी कर्क रेखा भी एक सीध में है, विषुवत रेखा भी सीध में और प्रधान देशांतर रेखा भी सीध में है। तो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा अगर हम कहें तो यह टेढ़ी मेढ़ी आपको दिखाई देगी। भूमध्य रेखा किस देश से नहीं गुजरती? अब यहाँ पर आपको फिर से मैप की ज़रूरत पड़ेगी। आप मैप में जब देखेंगे तो भूमध्य रेखा से गुजरने वाले देशों को आपको देखना पड़ेगा। ठीक है। इसमें आप सबसे पहले देखेंगे, अगर बाईं साइड से देखें तो इक्वेडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील, गैबोन, कांगो, युगांडा, केनिया, इंडोनेशिया और कांगो गणराज्य जो है वह ऐसे देश है या ऐसे राज्य है, ऐसे राष्ट्र है जहाँ से कर्क रेखा या भूमध्य रेखा जो है गुजरती है। तो इसमें मेक्सिको जो है यहाँ नहीं गुजरती, क्योंकि मेक्सिको से कर्क रेखा गुजरती है, न कि भूमध्य रेखा गुजरती है। ठीक है। अब आपको निम्नलिखित देशों को पश्चिम से पूर्व की तरफ जाना है, फिर आपको मैप की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो जब आप देखेंगे तो मैप को आप देखेंगे तो जर्मनी आपको सबसे पूर्वी क्षेत्र में दिखाई देगा, फिर पोलैंड, फिर बेलारूस और फिर यूक्रेन। तो इसका ए सही होगा। ठीक है। असत्य कथन चुनना है। नाइजर नदी कर्क रेखा को काटती है, गलत बात। कांगो जायरे नदी 0 डिग्री देशांतर को काटती है, ये भी गलत है। अब आपको विश्व स्तर पर नदियों के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन रखनी पड़ेगी। तो लिम्पोपो नदी विषुवत रेखा को भी नहीं काटती। उपरोक्त सभी कथन जो है यह असत्य है। ठीक है। सडबरी की खान जो है यह बहुत फेमस है। सडबरी की खान जो है यह कनाडा में है और यह मैग्नीज की खान है। ठीक है। तो इसके बारे में कौन सा कथन सही है?
पहली बात तो कनाडा में है तो ये उत्तर अमेरिका में हो जाएगी, और ये मैग्नीज के लिए प्रसिद्ध है तो ये भी गलत हो जाएगी, और यूएसए में है ये भी कथन असत्य है, तो सभी कथन यहाँ पर असत्य हो जाएंगे। ठीक है, एंडीज पर्वतमाला के बारे में सत्य बताइए। तो एंडीज पर्वतमाला जो है दक्षिण अमेरिका के पूर्व में स्थित पर्वत श्रृंखला है। ये बात गलत है, क्योंकि एंडीज पर्वत श्रृंखला जो है यह पश्चिमी क्षेत्र में है, न कि पूर्व क्षेत्र में है। ये वलित पर्वत है, ये बात सही है। आपको ट्रिक भी बताई थी वलित पर्वतों की, URA हिमालय। ठीक है, यूराल, रॉकी, एंडीज और हिमालय। ठीक है, विश्व की दूसरी सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, तो यह कथन तो आपको सही दिख रहा है। दूसरी सबसे लंबी नहीं होगी, इसका विस्तार कोलंबिया से चिली तक है, तो ये भी सही। तो 2 और 4 कथन सत्य होंगे। ठीक है, तो ये रहे आपके विश्व के भूगोल के 25 प्रश्न। इसके लिए मैं आपको बार बार यही कहूँगा, और एक बार फिर से यही कहूँगा कि आप मैप पर अच्छी पकड़ बनाइए। एक एक महाद्वीप को, वहाँ के पर्वत श्रृंखलाएँ, वहाँ की जो नदियाँ हैं, वहाँ के ज्वालामुखी और वहाँ बहने वाली जो गर्म ठंडी जलधाराएँ हैं, इनके बारे में एक बार आप स्टडी कर लीजिए। ठीक है, थैंक यू।